Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Well, students, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU, एंड दिस इज माय 20th लेक्चर। टॉपिक है विवाह संबंधित अपराध। जो मैट्रिमोनियल ऑफेंस हैं, विवाह से संबंधित जो अपराध हैं, उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत किन किन धाराओं के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार है, इसको इस व्याख्यान के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत वैवाहिक अपराधों को, कि विवाह से संबंधित जितने भी मैट्रिमोनियल ऑफेंस हैं उनको किन किन धाराओं के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है और किन किन अपराधों को संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध मानते हुए, अपराध उसके गंभीरता को देखते हुए उसे संज्ञेय या असंज्ञेय में या जमानती के रूप में दर्शित किया गया है। पनिशमेंट, उसके लिए दंड क्या है, और ऐसे अपराध समनीय हैं या पति पत्नी के समझौते से वापस लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते हैं, किन परिस्थितियों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, या समाज का कोई भी व्यक्ति FIR कर सकता है, या केवल और केवल पति या पत्नी ही दोनों में से कोई एक दूसरे के विरुद्ध परिवाद कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। इन सभी तथ्यों से संबंधित विधिक पहलुओं की चर्चा विस्तार से इस 1 घंटे के व्याख्यान के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे कि नए आपराधिक कानून के अंतर्गत बाइगेमी को, द्विविवाह को किन रूपों में समझा गया है, एडल्ट्री को अपराध माना गया नहीं माना गया है, मैरिटल रेप क्या है, इसको स्क्रीन के माध्यम से आप देखें। मैंने 3 प्रकार के जो वैवाहिक अपराध हैं, पहला तो लिखा है मैंने बाइगेमी, द्विविवाह, धारा यह BNS की धारा 82 के अंतर्गत, और दूसरा मैंने लिखा है जारता, एडल्ट्री, तीसरा मैंने लिखा है मैरिटल रेप। इन तीनों अपराधों को देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करेंगे कि एक एक करके क्या क्या है। बाइगेमी, जैसा सभी छात्र अवगत होंगे कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में था, 494 IPC में दिया गया था। अब इसे धारा 82 में ला दिया गया, नए आपराधिक कानून के अंतर्गत। धारा 82 क्या प्रावधानित करती है कि जो कोई पुरुष स्त्री विवाहित होते हुए अपने पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करेगा, वह द्विविवाह के अपराध का दोषी होगा और जिसे अधिकतम 7 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। चूँकि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत भी बाइगेमी से संबंधित उन्हीं प्रावधानों को, जिन प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 के अंतर्गत 494 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया था, उन्हीं को धारा 82 के अंतर्गत उसी रूप में समावेशित करने का प्रयास किया गया है, समाहित करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, धारा 82 के अंतर्गत ऐसे कृत्य कार्य को दंडनीय बनाया गया है जहां पर कोई पुरुष या स्त्री विवाहित होते हुए, कोई पुरुष अपने वैवाहिक जीवन काल में किसी अन्य स्त्री से विवाह करता है, या कोई स्त्री विवाहित होते हुए किसी अन्य पुरुष से विवाह करती है, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82 के अंतर्गत एक अपराध करती है। उस अपराध का नाम है बाइगेमी, द्विविवाह। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 2 शब्दावली ध्यान रखने की बात है। कोई पुरुष या स्त्री विवाहित होते हुए अपने वैवाहिक जीवन काल में, तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट था कि जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 का, उस हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत वैध हिंदू विवाह के लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं थीं कि दोनों पक्षकारों का वयस्क होना, वो आज भी है। दोनों पक्षकार का अर्थात
यदि पुरुष है तो वह 18 वर्ष का, यदि स्त्री है, बालिका है, तो वह 21 वर्ष से अगर अधिक आयु की है तो दोनों अपनी स्वतंत्र सहमति से विवाह कर सकते हैं। और धारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 में लिखा हुआ है कि ऐसे पक्षों का, पुरुष और स्त्री का, सप्तपदी अर्थात 7 फेरे लिया जाना, अग्नि के समक्ष 7 कदम चलना, 7 स्टेप्स चलना, 7 कदम चलना, जिसको हम सप्तपदी मानते हैं, सप्तपदी की संज्ञा दी जाती है कि दैट 7 स्टेप्स मस्ट बी टेकन बाय ब्राइड एंड ग्रूम, वर और कन्या के द्वारा पवित्र अग्नि के समक्ष 7 पद 7 कदम चलना। यह इस बात का निश्चायक वैधानिक प्रमाण है कि कानून की नज़र में, विधि की नज़र में वे पति और पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 और धारा 7 दोनों को यदि मिला के पढ़ते हैं तो वैध हिंदू विवाह की वैधता को लेकर के मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता कि यदि वयस्क पुरुष और स्त्री हैं और अग्नि के समक्ष उन्होंने 7 फेरे लिए हैं तो वे माने जाते हैं कि हिंदू विवाह उनका रीति रिवाज के हिसाब से संपन्न हुआ है। परंतु ये कॉन्सेप्ट जो है वर्ष 1955 से, जब से हिंदू विवाह अधिनियम बना तब से भी था। और सप्तपदी का कॉन्सेप्ट चूँकि प्राचीन हिंदू रीति रिवाज में सामाजिक मान्यता थी कि ये सप्तपदी लिया जाए, उसको कानूनी मान्यता दी गई, कानून बना करके धारा 7 में कर दिया गया। परंतु विगत कुछ वर्षों में ऐसा भी देखा गया कि जहाँ पर कोई पुरुष और स्त्री बिना अग्नि के समक्ष फेरे लिए हुए और लंबे समय से पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये माना गया कि उसको एक उस रिलेशन को एक संज्ञा, एक विशिष्ट नाम दे दिया गया, लिव इन रिलेशनशिप। और ये जो लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट आया, वह कॉन्सेप्ट केवल और केवल उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारतीय स्त्रियों के सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनके आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि उनके सामाजिक, उनके वैवाहिक अधिकारों को न केवल सुरक्षित रखा जाए, बल्कि यदि कोई पुरुष लंबे समय से किसी स्त्री के साथ पति पत्नी के रूप में रह रहा है और उसके पश्चात वह पत्नी को आर्थिक अधिकारों से वंचित कर दे, भरण पोषण देने से वंचित कर दे, तो ऐसी स्थिति में पत्नी के उस स्त्री के अधिकारों की कैसे रक्षा किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि यद्यपि यदि कोई हिंदू पुरुष और स्त्री है और लंबे समय से विवाहित नहीं, यद्यपि उनका विवाह रीति रिवाज के हिसाब से न भी हुआ हो, तो भी यदि वे लंबे समय से पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, तो भी ऐसी स्थिति में पत्नी को यह अधिकार होगा, उस स्त्री को यह अधिकार होगा कि वह समस्त अधिकार अपने उस पुरुष के विरुद्ध प्राप्त कर सके, जो एक रीति रिवाज के हिसाब से विवाहित स्त्री अपने विवाहिता पति के विरुद्ध उपचार अधिकार प्राप्त कर सकती है। उन समस्त अधिकारों का दावा एक ऐसी स्त्री भी अपने पति से प्राप्त कर सकती है। तो इस वैधानिक विवाह रीति रिवाज के अकॉर्डिंग विवाह और लिव इन रिलेशनशिप में एक लंबे समय से व्यक्ति का एक साथ रहना भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको भी लेजिटिमाइज किया जाए, ऐसे रिलेशनशिप को भी लेजिटिमाइज किया जाए और उसे वैधानिक मान्यता प्रदान की जाए, जिससे कि स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक हितों को प्रोटेक्ट किया जाए, संरक्षित किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक नए विचार को प्रतिपादित किया गया कि अगर वह हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विवाहित हैं और विवाहिता स्त्री तो अधिकार रखती है, साथ ही साथ ऐसी स्त्री जो रीति रिवाज के हिसाब से न भी विवाहित हो, लंबे समय से है, तो भी वह सारे अधिकार उसको पति के विरुद्ध प्राप्त होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जोड़ी गई कि जितने भी उपचार उसको विवाहिता रीति रिवाज के हिसाब से विवाहिता स्त्री को प्राप्त रेमेडी हैं, वह सारे रेमेडी ऐसी स्त्री को भी प्राप्त होंगे जो पुरुष के साथ रह रही है। विभिन्न कानूनों के अंतर्गत उसको उत्तराधिकार होगा, संपत्ति में मालिकाना हक होगा,
उसको भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा। उससे यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी धर्मज संतान होगी, लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। ये सारे उसके राइट्स होंगे। परंतु धारा 82 के अंतर्गत जो पुरुष या स्त्री के द्वारा जीवन काल में दूसरे विवाह को मान्यता दी गई, यह दोनों पर लागू होगा। मतलब अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति, मतलब मेल या फीमेल, पुनः किसी स्त्री, वह मेल किसी फीमेल से शादी करता है या फीमेल किसी मेल से शादी करती है, तो वह भी इस धारा 82 के परिधि में आएंगे और उनके विरुद्ध धारा 82 के अंतर्गत बाइगेमी का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और उन्हें दोषी किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात बाइगेमी द्विविवाह से संबंधित मामलों पर हुआ। अब इसको स्क्रीन पर आप देखें, बाइगेमी के लिए जो मैंने स्लाइड में अपवाद लिखा, एक्सेप्शन क्या है कि जहां बाइगेमी लागू नहीं होगी। बाइगेमी वहां पर लागू नहीं होगा, द्विविवाह के लिए किसी को वहां अभियोजित नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा जहां विवाह विच्छेद हो गया हो, डाइवोर्स हो गया हो, प्लस जहां पति या पत्नी की मृत्यु हो गई हो, या तीसरा कंडीशन है जहां 7 वर्ष तक पति या पत्नी के विषय में जीवित होना न सुना गया हो। दूसरी तरफ मैंने लिखा है नेचर ऑफ ऑफेंस, यह असंज्ञेय अपराध है, अर्थात पुलिस इसमें गिरफ्तार नहीं कर सकती है तुरंत। असंज्ञेय अपराध है, जमानती है, जिस किसी के विरुद्ध इसकी कंप्लेंट की गई उसको जमानत मिल सकती है, और ये समनी है, कंपाउंडेबल है। चौथा मैंने लिखा है दंड, इसमें 7 वर्ष तक का दंड है प्लस जुर्माना है, पनिशमेंट। समस्त सूचनाएं मैंने इसके पनिशमेंट को लेकर के, नेचर को लेकर के एक जगह लिखने का प्रयास किया है। अब बाइगेमी के लिए 3 अपवाद एक्सेप्शन दिए गए हैं कि बाइगेमी की धारा, इसको ऐसे समझा जाए कि बाइगेमी का धारा वहाँ नहीं लगेगी जहाँ पर किसी पुरुष या स्त्री ने दूसरा विवाह कर लिया है और यद्यपि वो दोनों जीवित हैं। कब? जब उन दोनों पति पत्नी के मध्य किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा विवाह विच्छेद कर दिया गया हो, डाइवोर्स दे दिया गया हो। डाइवोर्स देने का केवल और केवल एक ही अर्थ होता है कि कानून की दृष्टि में वे पुरुष और स्त्री अब वह पति पत्नी के रूप में नहीं हैं। तो विवाह विच्छेद के पश्चात यदि कोई पुरुष या कोई स्त्री किसी अन्य स्त्री या पुरुष से विवाह करता है या करती है, तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध धारा 82 बाइगेमी नहीं लगेगी। एक अपवाद। दूसरा अपवाद है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाए, तो डेथ की केस में भी वह मैरिज माना जाता है कि वह व्यक्ति जीवन काल, चूंकि वर्ड यूज किया गया है, जीवित रहते हुए कोई पुरुष या स्त्री विवाह नहीं करेगा। तो जब जीवन ही समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई, तो ऐसे पुरुष या स्त्री की मृत्यु होने की दशा में जिस किसी की भी मृत्यु हो जाए, पुरुष की मृत्यु हो जाए तो पत्नी दूसरा विवाह कर सकती है, पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, और इसे बाइगेमी द्विविवाह का अपराध नहीं माना जाएगा। तीसरा एक अपवाद एक्सेप्शन है जो लॉ प्रिज्यूम करता है कि किसी भी पति या पत्नी के विषय में यदि 7 वर्षों तक जीवित होना न सुना गया हो, तो लॉ प्रिज्यूम करती है, लॉ ये मानती है कि उस व्यक्ति की विधि की दृष्टि में मृत्यु हो चुकी है, और अब 7 वर्ष के पश्चात यदि कोई पुरुष दूसरा विवाह करता है जिसकी पत्नी के विषय में 7 वर्ष तक नहीं सुना गया, या कोई पत्नी जिसके पति के विषय में 7 वर्ष से अधिक समय तक जीवित होना न सुना गया हो, तो ऐसी पत्नी किसी यदि पुरुष से विवाह करती है तो वह द्विविवाह के अपराध की दोषी नहीं होगी। ये 3 अपवाद दिए गए हैं, और ये 3 अपवाद लगभग सभी देशों में मान्य हैं। भारत में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तीसरी कंडीशन बहुत आपवादिक परिस्थितियों में होता है कि जिस पुरुष या स्त्री के विषय में 7 वर्षों तक न सुना गया हो, और दूसरा उस पुरुष पर विधिक उस पक्षकार पर यह एक बाध्यता भी होती है कि जिस किसी से भी वह शादी करने जा रहा है उसको बताए, पुरुष करने जा रहा है तो उस स्त्री को बताए कि उसकी पत्नी जो पहले की पत्नी है उसके वह 7 वर्षों से उसके विषय में जीवित होना नहीं सुना गया, इसलिए वह ऑलरेडी विवाहित है। तो ये माना जाता है कि वो अपनी तरफ से सद्भावपूर्वक उसको सूचना देने के पश्चात अगर वो कृत्य करता है तो बाइगेमी का अपराध उसके विरुद्ध नहीं माना जाएगा।
दूसरा, वो स्त्री के केस में भी यही सत्य है। अगर पुरुष के विषय में 7 वर्ष तक नहीं सुना गया है पति के विषय में, तो किसी भी अन्य पुरुष से विवाह करती है तो उसका बताना, उसको सूचित करना, यह उसका विधिक कर्तव्य है। अब चूँकि इसके प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बाइगेमी का जो अपराध है यह असंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है। इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रथम अनुसूची के अंतर्गत अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए असंज्ञेय बनाया गया है कि अर्थात FIR कर दिए जाने मात्र से ही पुलिस गिरफ्तार करने का पावर नहीं रखती जब तक कि न्यायालय गिरफ्तार करने का आदेश न दे। दूसरा, ऐसे मामलों में पति या पत्नी को जमानत अधिकार पूर्वक प्राप्त करने का अधिकार होता है, क्योंकि यह मामला जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा, यह अपराध पति पत्नी, अगर पति ने पत्नी के विरुद्ध किया है या पत्नी ने पति के विरुद्ध किया है, तो दोनों के आपसी समझौते से वह मुकदमा वापस लिया जा सकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि वैवाहिक अपराधों में किसी भी रूप में वैवाहिक सामंजस्य को पुनः स्थापित किया जाए, दाम्पत्य जीवन को टूटने से बचाया जाए, और दाम्पत्य जीवन को टूटने से बचाने के लिए लॉ के द्वारा जो कुछ भी सहायता की जा सकती है वह सहायता की जानी चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यदि पक्षकार प्रायश्चित करना चाहते हैं, पति और पत्नी किसी कारणवश प्रायश्चित करना चाहते हैं, पुनः एक साथ रहना चाहते हैं, तो कानून भी इजाज़त देता है कि दोनों आपसी समझौते से मुकदमे वापस ले लें और एक साथ दाम्पत्य जीवन की पुनः स्थापना करने का प्रयास करें। तो ये कानून का जो उद्देश्य है वह मैट्रिमोनियल लाइफ को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए वह मददगार साबित हो, सहायक हो, इसलिए कानून उनको इजाज़त देती है, वरना अपराध को वापस लेने की इजाज़त कानून नहीं देता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जो कानून बना है, प्रोसीजरल लॉ है, उसके अंतर्गत समनीय अपराध और असमनीय अपराध को कैटेगरी में बांटा गया है कि कौन से अपराध होंगे जो पक्षकारों के आपसी समझौते से वापस लिए जा सकते हैं और कौन से अपराध हैं जो पक्षकारों के आपसी समझौते से भी वापस नहीं लिए जा सकते हैं। तो सामान्यतः जो बड़े अपराध हैं, जो मृत्युदंड आजीवन कारावास से से दंडनीय अपराध हैं, जैसे हत्या है, मर्डर है, डकैती है, रॉबरी है, लूट है, चोरी है, इसमें किसी भी दशा में पक्षकार अपराध को वापस नहीं ले सकते, समझौते से वापस नहीं ले सकते, और उसको जानबूझ करके समझौते से वापस लेने के लिए नहीं रखा गया है, वरना अपराध में बढ़ोतरी होती है। बड़ा अपराधी छोटे अपराधी को मारता और उससे बाद में पेपर पे हस्ताक्षर कराता कि अभी मुकदमा वापस लेने के लिए सहमत हो गए हैं। परंतु जो छोटे अपराध हैं या जो समाज के लिए कम हानिकर हैं, वहाँ पे पक्षकार आपसी समझौते से मुकदमे वापस ले सकता है। यह जानबूझ करके विधायिका ने कानून बनाया है कि जिससे न केवल पक्षकारों के मध्य एक मधुर संबंध की पुनः स्थापना की जाए, बल्कि भारतीय न्यायालयों में लंबित वादों की संख्या में कमी भी लाई जा सके। इसलिए कुछ ऐसे छोटे अपराध हैं उनको आपसी समझौते से वापस लिया जा सकता है। मैंने जैसा कि इसमें बताया, मैक्सिमम पनिशमेंट जो 7 वर्ष तक का है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बावजूद इसके यह अपराध असंज्ञेय है और जमानती कैटेगरी में रखा गया है। अब इसको देखते हैं, इस पे केस स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड देखें। मैंने इस पे लिखा है इंपॉर्टेंट केस का, महत्वपूर्ण केस क्या है। 2 इस पे लीडिंग केस हैं। एक है सरला मुदगल बनाम भारत संघ, EIR 1995, और दूसरा है लिली थॉमस बनाम भारत संघ, EIR 2000 सुप्रीम कोर्ट। सरला मुदगल के केस में मैंने लिखा है, निर्णय क्या आया कि हिंदू विवाहित व्यक्ति का इस्लाम धर्म स्वीकार कर विवाह करना अवैध है और द्विविवाह माना जाएगा। वही बात उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिली थॉमस बनाम भारत संघ के वाद में भी उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि धर्म परिवर्तन वैवाहिक फायदे के लिए अवैध माना जाएगा। अब इसको विस्तार से इस दोनों केस को समझने का प्रयास करें कि इसमें फैक्ट क्या था सरला मुदगल बनाम भारत संघ की केस में। सभी छात्र इस बात से अवगत होंगे कि भारत एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री होने के नाते भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह करने की आज़ादी प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हिंदू विवाह कर सकता है, मुस्लिम भी विवाह कर सकता है, क्रिश्चियन विवाह कर सकता है, भारत में स्थित कोई भी व्यक्ति जो भारत का यहाँ पे नागरिक है, चाहे वो क्रिश्चियन ही क्यों न हो, वो अपने कानून से शासित होगा। वैवाहिक उसके व्यक्तिगत कानून में कोई भी हस्तक्षेप राज्य के द्वारा नहीं किया जाता। परंतु मुस्लिम लॉ में एक प्रावधान किया गया है। मुस्लिम लॉ चूँकि पर्सनल लॉ होने के कारण, व्यक्तिगत कानून होने के नाते, मुस्लिम लॉ में एक प्रावधान है कि मुस्लिम पुरुष एक समय में 4 विवाह कर सकता है, 4 पत्नियां रख सकता है। अर्थात मुस्लिम लॉ जो है कानून, वह मुस्लिम पुरुषों को यह अनुमति प्रदान करता है कि मुस्लिम पुरुष यदि 4 स्त्रियों से विवाह करता है तो वह द्विविवाह बाइगेमी का अपराध का दोषी नहीं होगा। परंतु उसका उल्टा नहीं है, कोई मुस्लिम स्त्री एक साथ 4 पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है। यह उनके व्यक्तिगत कानून में नहीं है। केवल ये पुरुषों को एक प्रकार से धार्मिक, एक प्रकार से कानूनी आज़ादी दी गई है, उनको लिबर्टी है कि वो दे कैन हैव 4 वाइफ्स एट ए टाइम। और उसका जो लॉजिक उनके द्वारा जो तर्क दिया जाता है, वो तर्क भी अपना, चूँकि भारतीय दंड संहिता 1860 में जो बनाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा, तो अंग्रेज़ों के द्वारा लॉर्ड मैकाले ने भी सन 1860 में यह महसूस किया कि अगर धर्म में हस्तक्षेप करेंगे तो यहाँ पे विद्रोह हो जाएगा, इसलिए जो जैसे भी चल रहा है अपने हिसाब से काम करें। धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप करेंगे तो ये सरकार के विरुद्ध ही विद्रोह होगा। इसलिए लॉर्ड मैकाले के द्वारा धारा 494 में जब बाइगेमी को अपराध घोषित किया गया तो उसमें जो शब्दावली यूज की गई, वो शब्दावली लिखा गया है हु एवर, जो कोई भी विवाहित होते हुए किसी अन्य पुरुष या स्त्री से उस विवाह अपने जीवन काल में विवाह करेगा। वहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है कि जो कोई हिंदू पुरुष या जो कोई मुस्लिम पुरुष। शब्दावली का जो, अगर शब्दावली पर ध्यान दें तो उस शब्दावली में, उसमें जो यूज की गई शब्दावली है कि जो कोई पुरुष या स्त्री विवाहित होते हुए किसी अन्य स्त्री या पुरुष से विवाह, इसका मतलब है कि जो कोई पुरुष या स्त्री, इसका मतलब जो कोई भी मुस्लिम पुरुष या मुस्लिम स्त्री विवाहित होते हुए किसी अन्य स्त्री या पुरुष से विवाह करेगा तो बाइगेमी का दोषी होना चाहिए। लेकिन अब इस कानून को वहीं पर एक अपवाद लिखा गया, एक्सेप्शन लिखा गया है। उस भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी अपवाद था और जो नया कानून बना है उस नए कानून में भी अपवाद लिखा गया है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के कानून या भारतीय न्याय संहिता के कानून किसी विशेष विधि, किसी स्थानीय विधि या किसी पर्सनल लॉ पर, किसी व्यक्तिगत विधि पर लागू नहीं होंगे। अर्थात कोई जो पर्सनल लॉ है, कोई व्यक्तिगत विधि है, उसमें अगर कोई आज़ादी दी गई है तो उसको उससे इसे अलग रखा जाए। कहने का तात्पर्य है कि मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम विधि के अंतर्गत अगर ये मुस्लिम पुरुष को कहीं पर यह प्रावधान किया गया है कि वह एक साथ 4 स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं तो उनको बाइगेमी के लिए अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। यही कारण है, उसी अपवाद के चलते मुस्लिम पुरुष के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 494 498 भी बाइगेमी के उस पर प्रावधान लागू नहीं होते थे। और वर्तमान में भी ये भारतीय न्याय संहिता में भी उनके विरुद्ध ये कानून लागू नहीं होंगे। अब इसीलिए प्राय ऐसा देखे होंगे, मीडिया में, समाचार पत्र में आता था कि हिंदू पुरुष धर्म परिवर्तन कर लिया और इस्लाम स्वीकार कर लिया, और इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात उसने नाम परिवर्तन कर लिया और नाम परिवर्तन करने के पश्चात उसने दूसरा विवाह कर लिया। पत्नी उसकी जीवित है, पत्नी को उसने डाइवोर्स दिया नहीं और नाम बदल के, धर्म त्याग करके, दूसरा धर्म, हिंदू धर्म त्याग करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और विवाह करने लगा और विवाह कर लिया। ऐसे मामले जब प्रायः बढ़ने लगे तो एक मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष वर्ष 1995 में इस सरला मुदगल बनाम भारत संघ के रूप में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आता है, जिसमें कई याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया और उसमें जो भी याचिकाएं थी उसमें कॉमन, जब कई याचिकाओं में
वाद हेतु एक होता समान होता है, तो उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि सभी याचिकाओं का एक साथ निस्तारण कर दिया जाए। उसमें हिंदू पति के द्वारा अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद किए बिना धर्म त्याग कर, हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जाता है, और इस्लाम धर्म स्वीकार कर एक मुस्लिम नाम प्राप्त कर लिया जाता है, और वह एक मुस्लिम स्त्री से विवाह कर लेता है। अब उच्चतम न्यायालय को यह निर्णित करना था कि चूंकि अब जब यह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, तो इस्लाम धर्म में इस्लाम जो मुस्लिम है, मुस्लिम पुरुष वह एक साथ 4 विवाह कर सकता है, 4 पत्नियां रख सकता है, और यह जायज़ है, विधि सम्मत है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के वाद में यह निर्णित किया गया कि जहां पर कोई हिंदू पुरुष हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म स्वीकार करता है, उसका धर्म त्याग करना स्वतः इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि वह अब इस्लाम धर्म के वैवाहिक फायदों के लिए वह दूसरा विवाह भी कर ले। अतः किसी भी हिंदू के द्वारा धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म स्वीकार करना और इस्लामिक धर्म स्वीकार कर वैवाहिक फायदा उठाना, यह अवैध माना जाएगा। यह द्विविवाह का अपराध का दोषी है, और जब तक अपनी पूर्व पत्नी को विवाह विच्छेद नहीं करता, तलाक नहीं देता, डिवोर्स नहीं देता, तब तक वह इस्लाम धर्म स्वीकार करके विवाह करता है तो भी द्विविवाह का दोषी माना जाएगा। बाइगेमी की धाराएं लगेंगी और बाइगेमी के लिए अभियोजित और दोष सिद्धि किया जाएगा। संक्षेप में उच्चतम न्यायालय ने जो इस केस में निर्णय दिया, उसका केवल और केवल यही अर्थ है कि धर्म परिवर्तन कर दूसरा विवाह करना, इस्लाम के अंतर्गत दूसरा विवाह करना, यह धर्म परिवर्तन इस बात की गारंटी नहीं है कि दूसरा विवाह जो है वह उस धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से छूट प्रदान करेगा और यह अपराध माना जाएगा। तो धर्म परिवर्तन वैवाहिक उद्देश्यों के लिए जो जहाँ पे कन्वर्जन ऑफ रिलीजन है, जो रियल मोटिव बिहाइंड कन्वर्जन है, धर्म परिवर्तन का जो वास्तविक उद्देश्य है विवाह करना, वैवाहिक फायदे उठाना, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रयासों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और डिस्करेज किया जाना चाहिए, वरना समाज में एनार्की होगी और एक कटुता उत्पन्न होगी। इसलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन स्वतः इस बात की गारंटी नहीं है कि वह वैवाहिक अपराध से बच जाएगा, उसको द्विवैवाहिक अपराध के लिए दोषी भी की जा सकती है। लिली थॉमस के मामले में भी, लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा पुनः सन 2000 में यह निर्णित किया गया कि इस केस में भी इसी प्रकार के साक्ष्य थे कि हिंदू पतियों के द्वारा कुछ, इसमें भी 3 याचिकाएं थीं कि जिसमें महिलाओं ने इस बात को उठाया था कि अभी उनके पति ने उन्हें विवाह विच्छेद नहीं दिया है, विवाह विच्छेद नहीं किया, डाइवोर्स नहीं किया है, और वह इस्लाम धर्म स्वीकार करके पुनः विवाह कर लिए हैं। अतः इस प्रवृत्ति को, इस टेंडेंसी को रोका जाए। प्रस्तुत मामले में भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि धर्म परिवर्तन किया जाना, यह वैवाहिक फायदों के लिए धर्म परिवर्तन किया जाना अवैध है और बाइगेमी मानी जाएगी, द्विविवाह के अपराध के दोषी होंगे। तो इस 2 केस के माध्यम से, और तीसरा इसमें स्क्रीन पर देखें, जारता है, एडल्ट्री है। एडल्ट्री धारा 497 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया था। पहले भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पिनल कोड था उसके अंतर्गत जारता को अपराध माना गया था। अब एडल्ट्री अपराध नहीं है। मैंने स्क्रीन पर एक जगह लिखा है कि एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम। दूसरा मैंने तत्व लिखा है, एलिमेंट लिखा है कि इवन सी इज नॉट अ बेटर। किस केस में ऐसा कहा गया? मोहम्मद यूसुफ बनाम बॉम्बे राज। और दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि किस केस में कहा गया कि एडल्ट्री अब क्राइम नहीं है। केस का नाम है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, AIR 2018 केस लीडिंग केस है। इस केस में जो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान थे वो आर्टिकल 14, 15, 21, यह अगेंस्ट सेक्सुअल ऑटोनॉमी, मैंने इसको संक्षेप में लिखा हुआ है। अब
जारता एडल्ट्री अपराध नहीं है सेक्शन 497 आईपीसी का। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एडल्ट्री है क्या। भारतीय समाज को ध्यान में रखते हुए और भारतीय समाज में भारतीय महिलाओं को, भारतीय स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड मैकाले के द्वारा सन 1860 में महसूस किया गया कि किसी भी विवाहिता स्त्री के साथ किसी पुरुष के द्वारा उस विवाहिता स्त्री के पति के सहमति के बिना विवाह, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, लैंगिक समागम स्थापित करना जारता का अपराध माना जाएगा। यह एडल्ट्री है। अब चूंकि यह 1860 का भारत और भारत में तत्कालीन समाज में भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि कभी उनका गलत फायदा न उठा पाए और कोई व्यक्ति किसी विवाहिता स्त्री के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो अपराध माना जाना चाहिए। एक बात इसको लेकर के इससे चुनौती दी गई मोहम्मद यूसुफ बनाम बॉम्बे राज की केस में कि चूंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, अर्थात राज्य के द्वारा नागरिकों के मध्य जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कानून बना है भारतीय दंड संहिता की धारा 497 497, यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 समानता के अधिकार के विपरीत है, क्योंकि यह स्त्रियों को ये जेंडर बायस्ड है, स्त्रियों के पक्ष में बनाया गया कानून है। और इसमें जो विवाहिता स्त्री है उसको अबेटर भी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि वह उस अपराध को करने में शी इज आल्सो हेल्पिंग, वह स्वयं उस अपराध को करने में मदद कर रही है। इसलिए अगर ये अपराध है तो अपराध में जो कोई भी व्यक्ति अपराध को घटित होने में मदद करता है, उकसाता है, तो उसे भी अबेटर माना जाना चाहिए, उसे भी दुष्प्रेरक माना जाना चाहिए। परंतु प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्त्री को जारता के मामलों में दुष्प्रेरक भी नहीं माना गया, अबेटर नहीं माना गया, और ये कहा गया कि यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(3) में ही लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने से निवारित नहीं करेगी, कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन। इसका तात्पर्य है कि राज्य महिलाओं और बालकों के लिए विशेष कानून बनाने से निवारित नहीं करेगी। तो महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाया जा सकता है, बालकों के लिए विशेष कानून बनाया जा सकता है, और इसे किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए यूसुफ बनाम बॉम्बे राज की वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि अगर किसी विवाहिता महिला के साथ अगर वह सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो उस विवाहिता महिला को दुष्प्रेरक, अबेटर नहीं माना जाएगा। एक दूसरा केस जो जोसेफ साइन का आया, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ AIR 2018, इसको जैसे मैंने स्क्रीन पर लिखा है, इस केस ने पूरे भारतीय दंड संहिता 1860 जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 14, 15, 21, यह केस अगेंस्ट सेक्सुअल ऑटोनॉमी, मैंने इसको संक्षेप में लिखा। इन संविधान के अंतर्गत इन प्रावधानों में भी इम्पॉर्टेंट। अब इसमें जोसेफ साइन नाम के याचिकाकर्ता के द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 497 497 जारता, जो एडल्ट्री को अपराध घोषित करता है, उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठाए गए थे कि एक विवाहिता स्त्री को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने विषय में
निर्णय ले सके कि क्या उचित है या क्या उचित नहीं है। एक विवाहिता स्त्री को पति की प्रॉपर्टी नहीं समझनी जानी चाहिए। एक विवाहिता स्त्री को पति अपनी, जो हस्बैंड उसका है, पति अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ना समझे कि वह यदि वह पत्नी सेटिस्फाई नहीं है पुरुष अपने पति से, तो पत्नी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने जीवन को किस रूप में उपभोग करना चाहती है, उसको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। और स्वयं भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। और एक स्त्री, विवाहिता स्त्री को भी मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। उसको कदापि ऐसी व्यवस्था में, ऐसे कंपल्सन में जीने के लिए विवश नहीं किया जा सकता कि यदि वह अपने पति से संतुष्ट नहीं है, पति के गतिविधियों, कार्य, क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं है, तो उसको प्रत्येक विषम परिस्थितियों में भी विवाहिता पत्नी को अपने पति का सहयोग करना है। अतः ऐसी स्थिति में अब कोई भी भारतीय विवाहिता स्त्री अपने शरीर के विषय में उचित निर्णय ले सकती है कि उसको किसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। अतः यह भारतीय दंड संहिता का यह प्रावधान जो ऐसे कार्य को कि कोई स्त्री किसी पर पुरुष से अगर संबंध बनाती है तो वह अपराध है, यह उस स्त्री के मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर एक रोक लगाता है, हस्तक्षेप करता है, अतः असंवैधानिक है। अतः इस आधार पर धारा 497 जारता को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक, क्योंकि यह स्त्री को मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान नहीं करता। अब इस वर्तमान में जो जारता का प्रावधान है, क्रुएल्टी है, उसको अपराध नहीं माना जाता। अर्थात अब कोई भी पुरुष यदि किसी विवाहिता स्त्री के साथ भी संबंध, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ऐसे कार्य को, जारता को, एडल्ट्री को अपराध नहीं माना गया, प्रावधान ही नहीं किया गया। अब इस निर्णय की भारतीय समाज में आलोचना, विवाद के निर्णय का प्रभाव नहीं होगा, भारतीय समाज इसके लिए तैयार नहीं है। भारतीय समाज में ये इसके एक अलग एक अलग बहस का विषय हो सकता है कि ऐसी मान्यताओं को वैधानिकता प्रदान करना किस प्रकार से पति पत्नी के संबंधों को, परंतु यह जारता अभी भी विवाह विच्छेद का आधार हो सकता है। अर्थात अब देखें कितना विरोधाभास है। एडल्ट्री को अपराध नहीं माना गया, कानून में अपराध नहीं मानती, परंतु एडल्ट्री को डिवोर्स का एक ग्राउंड माना जा रहा है कि अगर कोई पत्नी एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, अगर कोई विवाहिता पत्नी किसी पुरुष के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उसका पति इस आधार पर अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद करा सकता है। कानून एक जगह उस कार्य को गलत मान रही है, कानून एक जगह इसी एडल्ट्री को डिवोर्स का ग्राउंड मान रही है कि इट इज़ अ बोनाफाइड ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। इस आधार पर मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है, विवाहच्छेद किया जा सकता है। परंतु दूसरी तरफ उसी कृत्य को वैधानिकता प्रदान की जा रही है कि ये कार्य अगर किया जाए तो पत्नी स्वच्छंद रहे करने के लिए। तो इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी छात्रों को ध्यान में रखना है कि ये अभी भी हिंदू विवाह अधिनियम, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, उसमें ग्राउंड है डिवोर्स का कि हिंदू पति एक डिवोर्स ले सकता है। इस ग्राउंड पर अगर वो साबित कर दिया न्यायालय में कि उसकी पत्नी का किसी अन्य के साथ संबंध है तो वह मैरिज, विवाह विच्छेद हो सकता है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आप सभी जानते होंगे हिंदू पक्षकारों के विवाह को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यह भारतीय संसद के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित किया गया। आप स्क्रीन पर देखें। अब इसमें मैंने एक तरफ लिखा हुआ है कि द्विविवाह का जो मामला, विवाह केवल परिवाद पर ही दायर किया जाएगा। एक बाइगेमी का केस परिवाद केवल पीड़ित व्यक्ति के द्वारा ही होगा। यह भी एक प्रकार से विशेष प्रोटेक्शन दिया गया है। किस कानून के अंतर्गत? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की विशेष प्रक्रिया है। दूसरी तरफ मैंने लिखा है द्विविवाह
विवाह विच्छेद का आधार है। ये भी जो बता रहा था बाइगेमी विवाह विच्छेद का आधार है, जो एडल्ट्री है वो भी विवाह विच्छेद का आधार है। अब एक बात इसमें विवाह विच्छेद जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है उसमें जो एक बात ध्यान रखने की है कि जो कंप्लेंट की जाती है, कंप्लेंट इज़ ऑलवेज मेड बाय एग्रीव्ड बाय विक्टिम ऑफ क्राइम। वैसे तो सामान्य अपराध है, चूँकि बाइगेमी अपराध है, द्विविवाह अपराध है, और जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं अपराध की सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है। राहगीर रास्ते पे जाता हुआ व्यक्ति जाके थाने में FIR करा सकता है कि मैंने देखा मेरे सामने मर्डर हुआ, लूट हुई, चोरी हुई। लेकिन बाइगेमी ऐसा अपराध है, द्विविवाह ऐसा अपराध है, इसमें कोई भी व्यक्ति जा कर के FIR नहीं कर सकता कि इस घर में मेरे पड़ोस में ये जो व्यक्ति हैं, यह एक जो पुरुष है ये 2 पत्नियां रखा हुआ है। ये कानून जो है किसी भी ऐसी कंप्लेंट को स्वीकार नहीं करता। उसका कारण यह है कि मैट्रिमोनियल मामले जो दाम्पत्य मामले ऐसे हैं कि उसमें तीसरे पक्ष का जो हस्तक्षेप है वह उस दाम्पत्य जीवन में और कटुता बढ़ाएगा और उसको दूरी बढ़ा देगा। इसलिए समाज का कोई तीसरा थर्ड पार्टी ऐसे मैट्रिमोनियल केस में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, एक। और दूसरा, परिवाद केवल पीड़िता ही कर सकती है। जो उसकी पहली पत्नी को यदि कोई समस्या नहीं है, वह दूसरी पत्नी रखा है, तीसरी स्त्री को रखा है घर में, कानून जानती है अगर घर में पड़ोस में अगर वो पुलिस भी रह रहा है तो वह पुलिस को भी अधिकार नहीं है कि अपने पड़ोसी के विरुद्ध जाकर के FIR कर दे कि एक उसका पड़ोसी जो है 3 पत्नी या 3 स्त्रियों के साथ विवाह किया है, क्योंकि कानून लॉ ऐसे का मनाही का मतलब लॉ ने उसको मना कर रखा है, प्रिवेंट कर रखा है। कारण इसका मैंने बता दिया। इसमें पीड़ित केवल उसमें से 3 स्त्रियों में से 2 स्त्री और कोई भी जाकर के परिवाद कर दे तब न्यायालय संज्ञान लेगा। मैंने आपको बताया कि जो बाइगेमी का केस है कंप्लेंट परिवाद के आधार पर ही न्यायालय संज्ञान लेगा, अन्यथा नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया कि जो बाइगेमी है, बाइगेमी के जो केसेज हैं वह कंप्लेंट कभी की जाएगी, परिवाद तभी किया जाएगा जब पीड़ित के द्वारा किया जाएगा, या पीड़ित अगर न्यायालय में आने में असमर्थ है, उसको पैरालिसिस हुआ है, लकवा मार दिया है, शारीरिक कोई असमर्थता है, तो उस पीड़िता के द्वारा नामित उसका पिता, उसकी माता, उसका भाई या बहन उसकी तरफ से परिवाद न्यायालय के समक्ष दाखिल कर सकता है। बहुत से तमाम ऐसे छात्र मामले जानते होंगे, राजनेताओं के केस में जानते होंगे कि ऐसे नेता राजनेता रहे हैं जो अपनी पत्नी के जीवन काल में ही जीवित रहते हुए दूसरे स्त्री से वह विवाह कर लेते हैं, दूसरी स्त्री को साथ में रखे हैं। यदि मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं बाइगेमी वाले चैप्टर में कि अगर उनको यह अलाउ किया गया होता तो सबसे पहली FIR कौन करता? जो उस क्षेत्र का पराजित विधायक होता, जो उस क्षेत्र का पराजित सांसद MP होता। तो इस रूप में इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट और कानून ऐसे थर्ड पार्टी को, तीसरे पक्षकार को अनुमति प्रदान नहीं करता है, पूर्णतः प्रतिबंधित करता है कि वैवाहिक मामलों में परिवाद शिकायत केवल और केवल पीड़िता के द्वारा ही होगा, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। अब इसके पश्चात आप देखिए स्लाइड पर मैं एक बाइगेमी के विषय में जो मुस्लिम लॉ में कानून है उसको मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि कहाँ पर उनको विशेष प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि वे मुस्लिम पुरुष एक साथ 4 विवाह कर सकते हैं। ये भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 5 के अंतर्गत, स्क्रीन में आप देखें तो IPC की धारा 5 किसी स्थानीय विधि या विशेष विधि पर लागू नहीं होगी। और मुस्लिम मेल कैन है 4 वाइफ्स एट ए टाइम, एक समय में 4 विवाह पत्नियां रख सकते हैं, ऐसा प्रावधान। प्राय प्रश्न पूछा जाता है कि ये कानून जब शब्दावली 494 IPC में लिखा गया था कि जो कोई भी व्यक्ति पत्नी के पुरुष या पत्नी जीवित रहते हुए विवाह करेगा तो उन पर ये कानून क्यों नहीं लागू होता। स्वयं IPC जो 1860 की थी, उस भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 5 के अंतर्गत इस अपवाद को एक्सेप्शन के माध्यम से IPC के कुछ प्रावधानों को कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू न करने की बात कही गई थी। वही धारा 5
यह प्रावधानित करती थी कि जो इस संहिता की कोई बात किसी स्थानीय कानून को, लोकल लॉ को या किसी विशेष विधि को प्रभावित नहीं करेगी। तो मुस्लिम लॉ भी विशेष विधि, पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ भी विशेष विधि के श्रेणी में, और मुस्लिम लॉ में चूंकि उनकी व्यक्तिगत कानून में प्रावधान था, इसलिए धारा 5 आईपीसी की उन पर लागू नहीं होती। नेक्स्ट देखें, पक्षकार की सहमति से द्विविवाह का किया जाना। अब इसमें अगर कोई पार्टी, पति या पत्नी आपसी सहमति से अगर द्विविवाह करने के लिए सहमति होते तो भी अपराध माना जाएगा। मैंने इस पर लिखा है कि पति पत्नी के आपसी सहमति से भी द्विविवाह करना अपराध माना जाएगा, और इस पर पीड़ित के परिवार पर संज्ञान कोर्ट ले सकती है, न्यायालय ले सकती है। अब इसको इस रूप में समझें कि प्रायः जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, आप उसमें देखे होंगे कि जहाँ पर विवाहिता पुरुष अथवा स्त्री, पति पत्नी विवाहित होते हुए विवाह के 20 वर्षों के पश्चात भी उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं, पुत्री प्राप्त नहीं, बच्चे पैदा नहीं हुए, और हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि संतान या वंश परंपरा को कायम रखने के लिए संतान उत्पत्ति करना एक आवश्यक, और संतान उत्पत्ति करना विवाह का एक उद्देश्य भी है। और जहाँ पर वैज्ञानिक प्रमाणित या चिकित्सीय मेडिकली ये प्रूव हो जाए कि पति पत्नी में कुछ मेडिकल इन्फर्मिटी है जिसकी वजह से यह पत्नी मां नहीं बन सकती, तो पत्नी के समझौते पर, पत्नी के निवेदन पर, रिक्वेस्ट पर यदि पति द्विविवाह करता है तो कानून की नज़र में यह बाइगेमी है, यह अपराध है कि पत्नी के चाहने के बावजूद भी, पत्नी के समझौते से भी यदि पति बिना विवाह विच्छेद किए दूसरी स्त्री से विवाह करता है तो कानून की दृष्टि में वह बाइगेमी है, वह अपराध है। और पत्नी का किसी भी प्रकार से कोई भी सहयोग या कोई भी आवेदन न्यायालय के समक्ष यदि मामला आएगा तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि अगर शिकायत हो गई, परिवाद हो गई, तो पति के विरुद्ध कभी भी आपराधिक मुकदमा बाइगेमी का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि परिवाद केवल पत्नी ही कर सकती है, और पत्नी ने अगर समझौते के आधार पर पति को प्रेरित किया है विवाह करने के लिए और पति विवाह कर ले, तो वह दुष्प्रेरण की दोषी हो सकती है। पति बाद में कह सकता है कि स्वयं इसके उकसावे पर, स्वयं इसके कहने पर इसने, पति ने विवाह किया है। और सपोज विवाह करने के, उदाहरण के तौर पर विवाह करने के पश्चात 1 वर्ष 2 वर्ष पश्चात किसी पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी, पहली पत्नी ही पति के विरुद्ध परिवाद दाखिल कर दे कि उसके पति ने उससे ज़बरदस्ती उससे हस्ताक्षर करा लिए, सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करा लिए और जाकर के दूसरा विवाह कर लिए। यदि पत्नी के द्वारा परिवाद किया जाएगा, शिकायत किया जाएगा पति के विरुद्ध बाइगेमी का, तो निश्चित रूप से कानून के अंतर्गत न्यायालय संज्ञान लेगा और पति के विरुद्ध द्विविवाह बाइगेमी के अंतर्गत धारा 82 में 82 के अंतर्गत बाइगेमी का मुकदमा पंजीकृत होगा और दंडित किया जा सकेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि पक्षकारों की आपसी सहमति भी अपराध को क्षम्य नहीं करेगी। यदि शिकायत हो गई, कंप्लेंट हो गई, तो निश्चित रूप से बाइगेमी के धाराओं में अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। अब इसके पश्चात एक मैंने इसमें मैरिटल रेप को बताने का, स्क्रीन पर आप देखें, मैरिटल रेप और 2 इसमें हिंदू मैरिज एक्ट के पश्चात राइट टू मैरी और मैरिटल रेप, 2 ऐसे नए मामले आए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा और केरल हाई कोर्ट के द्वारा, जिसको लेकर के आज भी बहस का विषय बना हुआ है कि विवाहित होते हुए भी अगर उस दौरान पुरुष अगर अपनी पत्नी के साथ लैंगिक सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको मैरिटल रेप माना जाए। इसको लेकर के पहले तो मैं बताने का प्रयास करूं कि जो विवाह का अधिकार है ये फंडामेंटल राइट है। आप स्क्रीन पर देखें, राइट टू मैरी इज़ फंडामेंटल राइट। वैवाहिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत यद्यपि मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान नहीं किया गया। जब भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना की तो 1950 में, 1950 में भारतीय संविधान निर्माताओं ने वैवाहिक अधिकार को, विवाह के अधिकार को भाग 3 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से किसी अनुच्छेद में, किसी
प्रावधान में प्रावधानित नहीं किया। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो वर्ष 1948 में, आप स्क्रीन पर देखें मैंने लिखा हुआ है, वर्ष 1948 में जब मानवाधिकारों की घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, तो यूडीएचआर 1948, जिसको हम संक्षेप में लिखे हुए हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट 1948, उस मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 16 में विवाह के अधिकार को मानवाधिकार माना जाता है। राइट टू मैरी ऑफ वंस चॉइस इज ह्यूमन राइट इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। कोई भी व्यक्ति वयस्क है तो विवाह कर सकता है अपनी स्वेच्छा से। अब उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसी वैवाहिक अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए मैंने दूसरी तरफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्वप्रथम लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट के केस में के बाद में विवाह के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया। अर्थात पहली बार सर्वप्रथम वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि भारत में भी प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष है और 21 वर्ष से अधिक आयु की स्त्री है, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के स्वतंत्र रूप से माता पिता की अनुमति के बिना वह विवाह कर सकते हैं, क्योंकि यह अधिकार उनका व्यक्तिगत अधिकार है, यह उनका मौलिक अधिकार है कि वह पुरुष किस स्त्री से या स्त्री किस पुरुष से विवाह करना चाहती है। और प्रत्येक, चूंकि यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 जो जीने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है, वह भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत अपने पक्षकार का, अपने पार्टी का चयन कर सकते हैं। यदि वो 18 और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तो उन्हें भी मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, और उनके इस अधिकार में माता पिता के द्वारा किया गया हस्तक्षेप भी अपराध माना जाएगा। अर्थात भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत भारत का प्रत्येक वयस्क नागरिक अपने गरिमा के साथ जीने का अधिकार रखता है। अतः वैवाहिक अधिकार भी इसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न भाग है, और इस अधिकार में किया गया हस्तक्षेप उस नागरिक के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण, उल्लंघन माना जाएगा। अतः इस आधार पर लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में यह निर्णित किया गया कि विवाह का अधिकार, राइट टू मैरी, यह संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अब इसी के पश्चात आपने सुना होगा केरल में एक मामला आया था जिसमें कि एक बालिका विवाह करना चाहती थी, एक लड़के से धर्म परिवर्तन करके उसके लिए उस बालिका के तरफ से उसके उस पुरुष मित्र के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक मामले को लाया गया कि जिसमें धर्म परिवर्तन करके, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर कि यह लव जिहाद का मामला प्रतीत होता हो, और केरल हाई कोर्ट ने कहा कि यह लव जिहाद का मामला प्रतीत होता है। अतः बालिका को उसके पिता के कस्टडी में रखा जाए, उसकी निगरानी में रखा जाए, और उसके पुरुष मित्र को वहाँ उसके घर पर मिलने से रोका जाए और पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, जिससे कि वह पुरुष उस बालिका से मिलने का प्रयत्न न करे। परंतु उच्चतम न्यायालय में उस मामले को चैलेंज करने पर उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 21 मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार की गारंटी प्रदान करता है, अतः यह उसमें किया गया हस्तक्षेप अनावश्यक माना गया। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण एक पक्ष इसका है मैरिटल रेप। आप स्क्रीन पर देखें, मैंने इसको मैरिटल रेप की संज्ञा दी है केरल उच्च न्यायालय के द्वारा। यद्यपि BNS में इसको परिभाषित नहीं किया गया, परंतु आंशिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और केरल हाई कोर्ट के द्वारा पूर्ण रूप से इसे अपराध माना गया है। एक केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। केस का नाम है इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2017। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये मैरिटल रेप पर। इसमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न यह था, इंडिपेंडेंट थॉट जो एक गैर सरकारी संस्था है, इसने उच्चतम न्यायालय में
इस प्रश्न को, इस मामले को चुनौती दिया था कि क्या किसी पति को अपनी पत्नी जो 15 से 18 वर्ष के बीच उम्र की है लैंगिक संबंध बनाना रेप माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया कि उसे रेप माना जाएगा यदि कोई भी पुरुष अपनी अवयस्क पत्नी के साथ उसकी इच्छा के कोई पुरुष विवाहित होते हुए अपनी और कहाँ से लिया गया है इसको देखें। IBNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 जिसमें रेप को दंडनीय बनाया गया है, और ये पहले IPC भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में रेप को, बलात्संग को दंडनीय बनाया गया था। उसमें ही आप देखें, मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, जहाँ पर कोई पुरुष किसी ऐसी बालिका से जो 15 वर्ष से कम आयु की है उससे अगर लैंगिक संभोग करता है तो अब बलात्संग की कोर्ट में आएगा, रेप की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पर अगर विवाहित पुरुष भी अपनी 15 से 18 वर्ष के बीच की पत्नी से अगर संबंध बनाता है, लैंगिक संबंध करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो केरल उच्च न्यायालय के द्वारा ये माना गया कि ये मैरिटल रेप माना जाएगा, कि रेप ड्यूरिंग मैरिज, कि उस पति को भी अपनी पत्नी के बलात्संग के लिए, रेप के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कानून मानती है कि 15 वर्ष तक की जो आयु की बालिका है वह अपने विषय में अच्छे और बुरे में निर्णय करने में सक्षम नहीं मानी जाती। इसलिए अगर वह सहमति से भी है तो भी उसकी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती, इसलिए क्योंकि वह मानसिक रूप से अपरिपक्व है, इमेच्योर है। तो इसको लेकर के एक डिबेट, बहस छिड़ा कि जो मैरिटल रेप है इसको क्या माना जाए या न माना जाए, कानूनी मान्यता दिया जाए न दिया जाए। अब बाइगेमी मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मैंने बता ही दिया। पक्षकार की सहमति से द्वि विवाह को मैंने बता दिया कि पक्षकार की द्वि सहमति भी द्वि विवाह के अपराध को क्षम्य घोषित नहीं कर सकती है। इस व्याख्यान के अंतर्गत मैंने बाइगेमी, एडल्ट्री और मैरिटल रेप को लेकर के विस्तार से चर्चा किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैरिटल रेप ड्यूरिंग मैरिज को लेकर के केरल हाई कोर्ट में इस प्रकार से निर्णय दिया गया, और केरल उच्च न्यायालय के द्वारा तो यहाँ तक कह दिया गया कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वह 15 से 18 वर्ष के बीच की है तो वह पति अपनी पत्नी की रेप के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पूर्णतः तो नहीं माना, आंशिक रूप से इसको कहा कि अगर एज 15 से 18 वर्ष के बीच में है तो इसे रेप की कैटेगरी में माना जाना चाहिए, क्योंकि और इस निर्णय से जो लॉजिक दिया जा रहा है कि इस निर्णय से निश्चित रूप से जो चाइल्ड मैरिज है, अभी भी प्रायः कई क्षेत्रों में, कई भारत के कई भागों में चाइल्ड मैरिज, विवाह जो बाल विवाह है उसकी प्रथा अभी भी कहीं कहीं मामले प्रकाश में आते हैं। तो निश्चित रूप से इस निर्णय से बाल विवाह पर रोक लगेगी और लोग डर से या भय से बाल विवाह नहीं करवाएंगे, क्योंकि गार्जियन, अभिभावक भी इस मानसिकता से ग्रसित होकर के अपने अवयस्क बच्चों को बाल विवाह करा देते हैं। तो निश्चित रूप से इस निर्णय से उस प्रयास को डिस्करेज किया जाएगा, हतोत्साहित किया जाएगा, और हतोत्साहित करने के लिए ही ये प्रयास किया गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये सारे जितने भी आपको बाइगेमी से रिलेटेड जितने भी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत जो प्रावधान है, अपराध की प्रकृति क्या है, समनीय, असमनीय, असंज्ञेय और जमानती है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो वाद है, संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार, मानवाधिकार के रूप में इसे किस संविधान के किस आर्टिकल में किया गया, इनके विभिन्न इस वैवाहिक अपराध के विभिन्न वैधानिक और संवैधानिक पहलुओं को मैंने विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया। संविधान, उच्चतम न्यायालय के नवीन वादों के माध्यम से बाइगेमी, एडल्ट्री और मैरिटल रेप को समझाने बताने का प्रयास किया। मुझे निश्चित पूर्ण विश्वास है कि मैट्रिमोनियल ऑफेंस से संबंधित सारी सूचनाएं इस व्याख्यान के अंतर्गत आपको दी गई। इन्हीं शब्दों के साथ इस व्याख्यान को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।